कम कर दो। एक जन नहीं को लिखा है, वेरी बैड। ठीक है, रात को अंधेरे में जाकर के हम साफ कर देंगे। पता होता तो कर ही देते पहले ही। आज पहले जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है सरफेस वाला कर लेते हैं। ये माइक नहीं चल रहा, माइक। हाँ प्लीज जरा बातें बंद करें। हाँ इधर सब लोग थोड़ा सा कम। हाँ तो सरफेस केमिस्ट्री में अगले जो कोलॉइड्स थे वो थे जेल। लास्ट क्लास में हमने इमल्शन किया था, और इमल्शंस को हम क्या कहते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड। इसमें दो तरह के इमल्शन थे, ऑयल एंड फैट एंड फैट एंड ऑयल। जेल्स देखने में सॉलिड है और उनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, लिक्विड। तो ये वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इन विच लिक्विड इज dispersed in solid medium। देखने में जेली की तरह होते हैं, जेल होते हैं। जैसे कर्ड ले लें, चीज है, ये जेल की ही एक फॉर्म है। और जेल को स्टेबलाइज करने के लिए भी कुछ रिएजेंट यूज किए जाए। जैसे इमल्शन के लिए मल्सीफाइंग एजेंट यूज करते हैं ना, तो जेल को बनाने के लिए भी जेलिंग एजेंट्स यूज करते हैं। Gelling agents are used to stabilize। बातें नहीं आप आदित्य। स्टेबलाइज, और ये एजेंट है जेलेटिन। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जेलेटिन एक अच्छा जेलिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर बहुत ही कम है और ये स्टेबलाइजिंग एजेंट हो सकता है। ये लायोफिलिक सोल है और किसी भी फोबिक सोल को चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो कर्ड वगैरह में भी अगर हम जेलेटिन डालें, जैसे मार्केट का जो तुम कर्ड खाते हो तो उसमें तुमने देखा कभी पानी सेपरेट नहीं होता, उसमें कई तरह के कर्ड्स में। घर में जो हम जमाते हैं कर्ड जो बनाते हैं, उसमें जैसे ही हम उसमें से कुछ कर्ड निकालेंगे थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है ना, क्योंकि घर में हम जेलेटिन वगैरह ऐड नहीं करते। तो अगर हम जेलेटिन ऐड करें तो फिर क्या होगा, क्रीम और वाटर कभी सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि जेल या जेलिंग एजेंट जेलेटिन उसके चारों तरफ एक कोटिंग बना देगा और वो कोटिंग उसको हमेशा बाइंड रखेगी मीडियम के साथ। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल बताया था कि आइसक्रीम में भी जेलेटिन डालते हैं तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, वैसे ही यहाँ भी है। अब जेल दो तरह के हैं, एक होते हैं इलास्टिक और दूसरे नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल ये रिवर्सिबल है, मतलब दे कैन बी चेंज बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर डिहाइड्रेशन। जैसे कि मान लो लिक्विड वाटर है, डिहाइड्रेट कर दिया तो खाली कोलाइड रह गया, so please elastic gel, they are reversible gel, after dehydration they can be remade। जैसे जेलेटिन है, इसका सॉल्यूशन बनाया, अब वाटर इवेपोरेट हो गया, लास्ट में जो जेल रह गया उसमें दोबारा वाटर डाल के इसको बनाया जा सकता है। जब हम इन जेल में मीडियम डालते हैं तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, जेली की तरह स्वेलअप हो जाते हैं, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालें तो वापस सारा वाटर इसमें से निकल जाता है और खाली वो जेल जो फॉर्म है कोलाइडल फॉर्म वो रह जाती है। तो इलास्टिक जेल रिवर्सिबल है, दे कैन बी चेंज्ड बैक टू ओरिजिनल फॉर्म।
और जो इनमें लिंकेज है मॉलिक्यूल के बीच में वो इतनी रिजिड नहीं होती. लिंकेज बिटवीन मॉलिक्यूल आर नॉट रिजिड. वीक जो फोर्सेस हैं. एग्जाम्पल है जेलेटिन, एक एल्गी होता है एगार एगार. तुम्हें याद होगा हमने सॉल्ट ब्रिज जो बनाया था उसमें भी एगार एगार स्वेलअप हो जाता है वाटर एब्जॉर्ब करके. तो ये इलास्टिक जेल या जेल की ये प्रॉपर्टी है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर दे गेट स्वेलअप. इसको कहते हैं इम्बाइब हो गए, इम्बाइबिशन, इम्बाइब होना या स्वेलअप होना. So imbibition, this is the property of gels. Obviously non-elastic gel ही irreversible होंगे. कोलाइडल मॉलिक्यूल्स के बीच में या मीडियम और पार्टिकल के बीच में. नॉन इलास्टिक जेल इरिवर्सिबल है, मतलब अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो बाद में एक पाउडर सा बचता है, वो जेल फॉर्म में नहीं होता. तो इरिवर्सिबल का मतलब है they can't be changed back to their original form or they changes into powder. On dehydration. Dehydration का मतलब जो मीडियम से सेपरेट करते हैं. Which does not absorb water. Imbibe नहीं होगा वो. एक बार बन गए, ठीक है, उसके बाद अगर हमने उसमें से मीडियम निकाल दिया तो रीमेड नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं बना सकते. वो पाउडरी फॉर्म में आ जाएंगे, उस पाउडर में वाटर को इम्बाइब करने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी. इसका मतलब ये क्या हुए, इरिवर्सिबल जेल. और ऑब्वियस ये केमिकल मेथड से ही बनाए जाएंगे. They are prepared by chemical method. These are prepared by chemical method. और यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में लिंकेज बन जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिजिड बॉन्ड बन जाएंगे. So these molecule they have rigid strong linkage. Sometimes they have network like structure. जैसे वाटर डाला, इनके मॉलिक्यूल आपस में एक नेटवर्क सा बना लेंगे. तो ये नेटवर्क इतना रिजिड होगा कि एक बार वाटर निकाल दिया तो ये नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, दोबारा अपने आप नहीं बनेगा, वो केमिकल मेथड से ही बनेगा. स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस, नेटवर्क स्ट्रक्चर. तुम्हें पता है नेटवर्क में सारे कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं. और नॉन इलास्टिक जेल का एग्जांपल है सिलिका जेल. क्रोमेटोग्राफी में भी एज ए एडसॉर्बेंट ये यूज किए जाते हैं. तो सिलिका जेल जेल फॉर्म में होता है, पर ये नॉन इलास्टिक जेल है. एक बार इसमें से वाटर हमने निकाल दिया, ड्राई हो गया, फिर दोबारा नहीं बनता, ये जेल फॉर्म में नहीं आता. हाँ, मतलब पानी निकाल दें सारा तो ये पाउडरी हो जाता है, और उस पाउडर में दोबारा पानी डालें तो वो जेली जैसा स्वेलअप नहीं होता. ये नॉन इलास्टिक वाले. इलास्टिक वाले हो जाते हैं, उसको निकाल दिया, जो बचा हुआ है वो भी जेली जैसा ही नजर आता है, और उसमें और वाटर डाल दें पूरा स्वेलअप हो जाता है फिर से. इसमें जब उसको प्रिपेयर करते हैं उसी टाइम ही इसमें वाटर के साथ नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है केमिकल मेथड से. जैसे देखो एक एग्जांपल, ये लिख लिया ना पिछला. ये है HCl डाला हमने सोडियम सिलिकेट में. देखने में रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी है. डिस्प्लेसमेंट,
ये मेटासिलिसिक एसिड बना है, H2SiO3। इसको सिलिसिक एसिड कहते हैं। अगर इसमें से एक वाटर निकाल दें तो ये क्या बन जाता है, मेटासिलिसिक एसिड। जैसे कि इसको हम कहते हैं बोरिक एसिड, दिस इज बोरिक एसिड। इसमें से एक वाटर निकाल दें और HbO2 बने तो उसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। मेटा वर्ड तब लगाया जाता है। मेटाबोरिक एसिड, तो सिलिसिक एंड दिस वन इज मेटासिलिसिक एसिड। और ये मेटासिलिसिक एसिड, इसमें जब वाटर डालेंगे ये पॉलीमराइज हो जाएगा और बना देगा इस तरह का नेटवर्क स्ट्रक्चर SiO2XH2O, जिसको हम कहते हैं सिलिका जेल। एक तो सिलिका होती है ना, डस्ट जिसको कहते हैं, अमॉर्फस फॉर्म जिसको कहा जाता है, हार्ड होती, क्वार्ट्ज वगैरह में भी सिलिका होती है, पर ये एक सॉफ्ट फॉर्म है, सिलिका जेल, जेल फॉर्म में। हाँ, इसकी ओरिजिनल फॉर्म खत्म हो जाएगी ना, और दोबारा भी नहीं बन पाएगी। हाँ, एक ही मॉलिक्यूल में से अगर वाटर निकल जाए और एक नया एसिड जो बने, उस नए एसिड को मेटा कहते हैं। और पुराने वाले एसिड को के आगे ऑर्थो लगाते थे, मतलब ऑर्थो भी लिख सकते थे। जैसे बोरिक एसिड के लिए भी कई जगह पर ऑर्थो लिखा होता है, तो पेरेंट वाला ऑर्थो और उसे बनने वाला नया एसिड, ये मेटाबोरिक एसिड। बट वो नया वाला एसिड होना चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसमें से वाटर निकाल दें तो SO3 एसिड नहीं बचता ना, ऑक्साइड बचता है। तो यहाँ ऑर्थो भी नहीं लगाएंगे और मेटा वर्ड भी नहीं लगाएंगे। फॉस्फोरिक एसिड में करते हैं, जैसे H3PO4 है, इसमें से एक वाटर निकाल दो तो HPO3 बचाना, तो HPO3 को क्या कहेंगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इसको क्या कह देंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो जब किसी भी एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो नया एसिड बनता है, तो पेरेंट वाले को ऑर्थो और अगले वाले को मेटा कह देते हैं। हाँ जी, यहाँ तक आया समझ में। अब अगर मान लो कोई जेल इतना स्टेबल नहीं है या उसमें जेलिंग एजेंट हमने नहीं डाला, तो क्या होगा, ऑन स्टैंडिंग उसमें से लिक्विड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। हमने देखा होगा कई जेल ऐसे होते हैं जिसमें से पानी अलग हो जाता है और वो जेल अलग हो जाता है, कर्ड वगैरह में भी ऐसा होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइनर्सिस या वीपिंग ऑफ जेल, कि पानी बाहर आ गया। तो एक टर्म यूज की जाती है, साइनर्सिस और वीपिंग ऑफ जेल। बिना डिस्टर्ब किए भी उसमें से वाटर बाहर आ जाता है। इट इज द लॉस ऑफ वाटर। ये प्रोजेक्टर ठीक करना जरा। लॉस ऑफ वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग जेल। ऐसे ही एक टर्म यूज करते हैं, थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या है, जैसे कर्ड है, कर्ड को अगर शेक कर लो तो क्या लस्सी बन जाती है, सोल बन गया ना, जेल फॉर्म से वो सोल फॉर्म में आ गया। और सोल को अगर थोड़ी देर तक ऐसे ओपन रख दें, ड्राई कर दें, वापस जेल बन सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो लिख लीजिए, सम जेल liquefy on shaking
to form sol, and sol on standing changes into gel. This property is known as thixotropic. और ऐसे जेल को थिक्सोट्रोपिक जेल कहते हैं. सभी जेल्स में तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती, पर कुछ जेल्स में ऐसा होता है. इसको हिलाएं, शेक करें तो वो सोल बन जाते हैं, और छोड़ दें रूम टेम्परेचर पर तो वापस जेली जैसी फॉर्म में आ जाते हैं. अब एक और प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी इसमें, और ये थी एडजॉर्प्शन इंडिकेटर. क्या होते हैं, क्या प्रिंसिपल है इसका, देखिए. तुम्हें पता है इंडिकेटर कहाँ यूज किए जाते हैं? किसी भी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए. और एंड पॉइंट क्या होता है? जब एक के ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए, यही होता है. अब एडजॉर्प्शन इंडिकेटर क्या है? जैसे कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ. हम सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं NaCl सॉल्यूशन में, और रिएक्शन के बाद वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है AgCl का. और इस सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया? फ्लोरेसेंट इंडिकेटर. अब जैसे ये AgCl का प्रेसिपिटेट बना, सॉरी, लिसन, हम यहाँ सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं NaCl में, तो जैसे AgCl बनेगा उसमें एक्सेस आयन कौन से होंगे? हम सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाल रहे हैं, तो इसकी सरफेस पर कौन से आयन एक्स्ट्रा पड़े होंगे? क्लोराइड आयन. NaCl के अंदर ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट AgCl बना रहा है और सराउंडिंग में NaCl अभी अनयूज पड़ा हुआ है. बिफोर एंड पॉइंट तो NaCl पूरा पड़ा हुआ है, हमने यहाँ लिया है NaCl और इसमें डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट. तो क्या होगा? इसकी सरफेस पर क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब हो जाएंगे. मतलब एंड पॉइंट से पहले इस AgCl पर चार्ज क्या है? नेगेटिव. ये अनायनिक कोलॉइड है बिफोर एंड पॉइंट. और ऐसे में फ्लोरेसेंट इंडिकेटर, इसका जो अनायनिक पार्ट है वो कलर्ड होता है. फ्लोरेसेंट इंडिकेटर का अनायनिक पार्ट कलर्ड है, तो इसका जो अनायन है इसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज. अब जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, और उसके बाद हम एक ड्रॉप और सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो क्या होगा? एंड पॉइंट, आफ्टर एंड पॉइंट, एक ड्रॉप डालने पर जब AgCl का चार्ज ऑपोजिट हो गया, क्योंकि अब इसकी सरफेस पर जो एक्स्ट्रा सिल्वर आयन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और फ्लोरेसेंट इंडिकेटर का जो अनायन है, ये अनायन इसकी सरफेस पर ट्रैप हो गया, और ट्रैप होते ही इसमें कलर आना शुरू हो गया. पिंक कलर आ गया, पार्टिकल टर्न पिंक. तो जिस पॉइंट पर पिंक कलर मीडियम में आना शुरू हो जाए, दैट विल बी द एंड पॉइंट. तो हमने क्या किया? NaCl में फ्लोरेसेंट इंडिकेटर डाल दिया, ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट डालना शुरू किया. मान लो हमारे पास NaCl की नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी थी, N नॉर्मल था, और उसका हमने मान लीजिए 10 मिलीलीटर सोल्यूशन दिया हुआ है, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं. जैसे ही ऐड करते जा रहे हैं, पहले तो कलर आ नहीं रहा, एक पॉइंट पर आकर मान लो AgCl है, इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता थी, मान लो 2 नॉर्मल सोल्यूशन है. अब हम AgNO3 डालते जा रहे हैं, किसी एक भी वॉल्यूम पर जाकर इसका कलर आना शुरू हुआ.
मतलब उस वॉल्यूम से पहले कलर नहीं था, एक ड्रॉप डाला उस वॉल्यूम पर, इसमें पिंक कलर आ गया, तो दैट विल बी द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज NaCl। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे N1V1 इज N2V2। इस तरह से दोनों में से जो भी एक अननोन है नॉर्मेलिटी वाला सॉल्यूशन, वो पता चल जाएगा। आ गया समझ में? और इसको चेक भी किया जा सकता है कि अगर हम जैसे पिंक कलर आया, इसमें अगर हम और एक ड्रॉप NaCl की डालें, फिर गायब हो जाएगा कलर। तो ये जो टाइट्रेशन थी वो एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो AgCl बना वो पेप्टाइज हो रहा है एडसॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन की वजह से। बिफोर एंड पॉइंट वो नेगेटिवली चार्ज है, पर आफ्टर एंड पॉइंट उस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आते ही फ्लोरेसेंट इंडिकेटर का जो अनायनिक है, अनायन है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसकी सरफेस पर सिल्वर आयन से अटैच हो जाएगा और उसका कलर पिंक आ जाएगा। हमें तो इंस्टेंट देखना है ना, एक ऐसा स्टेट जिस पर इमीडिएट पिंक कलर आया। तो ये टाइट्रेशन में कोलाइडल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन थी। तो ये सरफेस केमिस्ट्री खत्म हुआ। अब जरा इसके ऑब्जेक्टिव के कोई डाउट्स हैं तो जल्दी से पूछ लें। हाँ बोलो क्या? हाँ, उसकी सरफेस पर कलर। पहले कलर नहीं था, बाद में कलर आया। हाँ जल्दी से सरफेस केमिस्ट्री के डाउट्स लिख लो। एक मिनट, क्या हो रहा है? तुम लोग एक साथ बैठ के फिर बातें करे जा रहे हो, या तो अब स्कैटर हो जाओ, ऐसे साथ साथ मत बैठो। आदित्य, हाँ एक बात कर रहा है, उड़ जाओ तुम, इधर आ जाओ। हाँ इधर नहीं, इसको पीछे वाले आदित्य को बोल रहे, इधर इधर आ जाओ। अब मुझे किसी की भी आवाज ना आए, टाइम जो अपना वेस्ट कर रहे हो। पूरा गैंग बैठ गया एक जगह पर और बातें कर रहा है। हाँ क्या हुआ? जल्दी लिखो। और तब तक असाइनमेंट निकालें। जिस क्वेश्चन में डाउट है पूछ लें, फिर हम आज सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। अब नाउ इट इज टू मच, उड़ जाओ से, इधर आ जाओ। आदित्य उठो उधर। आदित्य राज तुम भी आओ उधर। अलग अलग जगह बैठ जाओ। फिर एक साथ मत बैठना। हाँ हाँ प्लीज, लिख लिया तुमने? ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर बोले। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले कोई डाउट है? जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और कोलॉइड तो तुम्हें पता ही है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं उसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। तो पार्टिकल साइज में डिफरेंस है, नेचर ऑफ सोल्यूट में भी डिफरेंस है। पर हर कंपाउंड में कोलॉइड स्टेज में आने की टेंडेंसी नहीं होती। नेचर ऑफ सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों पे डिपेंड करेगा। और डिफ्यूजिंग थ्रू मेम्ब्रेन, इसमें तो डिफरेंस है ही, ये पास कर जाते हैं, ये नहीं करते। 15 के बाद 18 क्वेश्चन। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें एक क्रोमेटोग्राम दिया हुआ है और तुम्हें पता है ना, RF वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट।
तो इसमें देखो सॉल्वेंट फ्रंट की 2 से 10 आ रहा है, मतलब 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और उस कंपाउंड ने 2 से 8 मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 6, तो 6/8 इसकी क्या हो गई RF वैल्यू। हाँ राइट। अब अगला था 18 था, although nitrogen does not absorb on the surface at room temperature, it absorb on the same surface at 83 Kelvin। अगर लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन हुआ तो इसका मतलब फिजिजॉर्ब हुआ होगा। रूम टेम्परेचर पर फिजिजॉर्प्शन कम था क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो वो डिजॉर्ब हो गया। अच्छा, अगर इसको हाई टेम्परेचर पर लेकर जाए ना तब भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तब ये केमिजॉर्ब हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो ये आंसर हुआ बी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, क्योंकि ये फिजिजॉर्ब हुआ है इसलिए इसका आंसर बी था कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा। सो आफ्टर 18 अगला 23rd। हाँ, तुम में से 23rd से पहले कोई है? तो इसमें 23rd में ग्राफ दे रखा था, ये था log x/m और log p का ग्राफ। तुम्हें पता है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म log x/m इज log k प्लस n log p, हाँ सॉरी 1/n log p। तो ये जो है ये हो गया log k और स्लोप विल बी 1/n। अब यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट दे रखा है 0.3010, अगर लॉग वैल्यू 0.3010 है तो दैट विल बी 2, इट इज log 2, उसी की वैल्यू आती है ना 0.3010, तो दैट मीन्स k इज 2। और स्लोप हमें एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो tan थीटा tan 45 इज 1, तो 1/n इज 1। तो अब हमारे पास 1/n भी पता चल गया, k भी पता चल गया, और हमें इस क्वेश्चन में x/m निकालना था। तो पता है दिस इज k p⁻⁴ 1/n, k इज 2, n 1 है, और प्रेशर इसमें दे रखा है एट 0.2 एटमॉस्फेयर, तो आंसर 0.4 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 23rd। ठीक है, अगला 26। Which one of the following is not the property of hydrophilic soil? Hydrophilic, high concentration of dispersed phase can be easily attained, correct है, क्योंकि मीडियम के लिए अफिनिटी ज्यादा है। Coagulation is reversible, philic soil हमेशा रिवर्सिबल होता है। Viscosity of and surface tension are about the same for the water, ये गलत है, क्योंकि जब एक फिलिक मीडियम होगा तो पार्टिकल मीडियम के साथ इतने ज्यादा अटैच हो जाएंगे कि मीडियम को थिक विस्कस कर देंगे, मीडियम के फोर्स से स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और उससे उसका सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब फिलिक सोल में मीडियम की सरफेस टेंशन और उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन अगर ये फिलिक फोबिक होता तो पार्टिकल अलग मीडियम अलग, तो ये मीडियम की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करता। तो सी वाज नॉट करेक्ट, तो आंसर सी आया। डी तो करेक्ट था ही कि चार्ज जो है पीएच पर डिपेंड करता है, किया था हमने। हाँ जी, 26 के बाद अगला सरफेस टेंशन, अगर सरफेस के ऊपर आया तो सरफेस टेंशन कम कर देगा ना। जनरली जो फिलिक सोल है सरफेस के ऊपर ही एक लेयर बना देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 40th, उससे पहले कोई 34th। स्पिरिट इज जनरली यूज्ड एज ए वेटिंग एजेंट इन फर्नीचर पेंटिंग। तुमने घर में भी देखा होगा, वुडन जो डोर्स वगैरह हैं, इसको पॉलिश लगाने से पहले एक प्राइमर सा लगाया जाता है ना। वो इसलिए लगाते हैं कि वुड की सरफेस पर ऑलरेडी गैसेस की एक लेयर एब्जॉर्ब होती है, तो अगर पहले से सरफेस ऑक्यूपाइड होगी तो पेंट करने पर उसको कम स्पेस मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, तो इसीलिए उसमें इस तरह के सॉल्वेंट से पेंट कर देते हैं ताकि जो गैसेस ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर वेपोराइज हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, और उससे क्या होगा, सरफेस ज्यादा खाली मिलेगी और पेंट अच्छे से उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका था इफ रिमूव द लेयर ऑफ गैसियस और सॉलिड फिल्म फ्रॉम द सरफेस। मान लो कोई इम्प्योरिटी भी है
तो वो भी सॉल्वेंट में डिजोल्व होके बाहर आ जाएगी। तो डायरेक्ट पेंट अप्लाई नहीं किया जाता, उससे पहले प्राइमर सॉल्वेंट वगैरह ऐड किए जाते, मतलब उसपे अप्लाई किए जाते। हो गया 34th। उसके बाद 40th, इधर क्या पूछा था? 40th था a liquid which markedly scattered beam of light but leave no residue when passed through the filter paper. When passed through a filter paper is best described as, देखो पहली लाइन बताती है कि इसमें टिंडल इफेक्ट है, वेल मार्क्ड है, तो ये फोबिक सोल होगा। और फिल्टर पेपर से तो ये क्रॉस कर ही जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल, तो कोई रेजिड्यू भी नहीं बचा, तो ये लायोफोबिक सोल होगा। ट्रू सोल्यूशन हो नहीं सकता, सस्पेंशन हो नहीं सकता, सस्पेंशन फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा, ट्रू सोल्यूशन में ये नहीं आएगा टिंडल इफेक्ट, और वेल मार्क्ड लायोफिलिक में नहीं होगा। लायोफोबिक सोल में पार्टिकल बड़ा है, स्कैटर ज्यादा होगी लाइट, तो टिंडल इफेक्ट विल बी वेल मार्क्ड। तो आंसर हुआ डी। ठीक है, 40th के बाद फिल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू नहीं, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं करता, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, 45, 41, 41 भी बिल्कुल वही था, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पर। ये x/m और कंसंट्रेशन का ग्राफ है। मैंने बताया था x/m इज k c raised to power 1/n, यही होता है। उसका व्हेन सैचुरेशन इज अटेन्ड इन टर्म्स ऑफ एडसॉर्प्शन वेरिएशन, सैचुरेशन होगा तब ये सीधी लाइन आ जाएगी ना, जो BC लाइन है वो सैचुरेशन पॉइंट को बता रही है, और जो AB लाइन है वो इसके उसको बता रही है 1/n, और ये वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C को बता रही है, OA लाइन। तो आंसर था BC। हाँ जी, अगला 45, 41 के बाद क्या है अगला? हाँ जल्दी बोलें। 56, 51, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट प्योरिफाइड बाय, प्योरिफिकेशन का मतलब कि इसमें और कोई इलेक्ट्रोलाइट ना हो, यही है ना। अब डायलिसिस करेंगे उससे तो प्योरीफाई हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस भी वही मेथड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी पार्टिकल प्योरीफाई हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, पार्टिकल डिपॉजिट हुए पर साथ ही कोई और इलेक्ट्रोलाइट है वो भी डिपॉजिट हो जाएगा, तो प्योरिफिकेशन नहीं है, ये तो चार्ज फाइंड करने का मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी किसके लिए, सिर्फ चार्ज फाइंड करने के लिए, सब प्योरिफिकेशन का मेथड वो भी नहीं है। हाँ जी, अगला 1 मिनट, 52 हो गया था, 52 हो गया था, 57 से पहले 56, when dilute solution of Ki is added to silver nitrate, जब Ki को AgNO3 में डाला तो जो Ag आएगा प्रेसिपिटेट बनेगा, that will have excess silver ion, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका रिवर्स होता तो क्या करते, अगर हम AgNO3 ऐड कर रहे होते टू Ki सॉल्यूशन, तब Ki ज्यादा है ना, तब आयोडीन एब्जॉर्ब हो जाता, अब ये नेगेटिव सोल बन जाता। 57 देखें, कोलाइडल सिल्वर इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग सिल्वर सॉल्ट। इधर देखो, हमें सिल्वर सॉल्ट से सिल्वर बनाना है, मतलब रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, तो ऑप्शन में ग्लूकोज आ जाएगा। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है, नेसेंट हाइड्रोजन करता है, ये एसिटिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है, तो ग्लूकोज हुआ ना जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। हाँ क्या चाहिए, हाँ ये पता चला। हाँ जी, 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 86, 55,
interaction responsible for stabilizing micelles in soap plus water system. माइसेल्स में, सोप और वाटर वाले माइसेल्स में, माइसेल्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, और जो वाटर है उस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम आयन वाटर में जाते हैं। तो इनमें कौन सी इंटरेक्शन हुई? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर का डाइपोल है सी, नहीं है सी, एक मिनट, हाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोफिलिक तो है ही है, वाटर के लिए अट्रैक्शन है, पर ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोफिलिक भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ सी भी करेक्ट है। और अगला 69 में फेरस आयन कोगुलेट ब्लड। तुम्हें बताया था ना स्टाइप्टिक एजेंट की तरह यूज होता है FeCl3, क्योंकि Fe+3 आयन कोगुलेट करेगा किसी नेगेटिव सोल को। तो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं ब्लड में प्रेजेंट है वो हो जाते हैं कोगुलेट, एंड दैट विल एक्ट एज ए सील। 67 ब्रैडिग्स आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। ब्रैडिग आर्क मेथड उन मेटल के लिए यूज करते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, नोबल मेटल्स। अब इनमें से तुम देखो आयरन तो रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि मीडियम आइस कोल्ड मीडियम वाटर हमें लेना है, उससे तो रिएक्ट ही कर जाएगा। बाकी गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये नोबल मेटल्स हैं, लेस रिएक्टिव मेटल, उनके लिए यूज कर सकते हैं। 70th ये था which of the following shows maximum hydrophobic behavior। फोबिक कौन होगा? जिसमें लंबी आर्क की चेन होगी। अब स्टीयरिक एसिड C17H35 होता है, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्टार्च, इतने सारे OH ग्रुप हैं तो हाइड्रोफिलिक हुआ। ग्लूकोज, इसमें भी इतने सारे OH ग्रुप्स हैं। ग्लाइसिन, ये वैसे वाटर सॉल्युबल होगा, छोटा सा है, NH2COOH। तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा हुआ? स्टीयरिक एसिड। हो गया 70th। अगला 70th के बाद पूछें जल्दी। 80th था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इफ सोल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। देखो सोल कैथोड की तरफ जा रहा है जो कि नेगेटिव प्लेट है, तो सोल क्या हुआ? कैटायन। अगर सोल कैटायन है तो मीडियम क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है ना, solution will be negatively charged, nature of solution particle will be negative। हाँ पता चला ये 80th। हाँ दूसरा कौन सा बोला था? 85। हाँ ये आ गया समझ में। तो 85 था इसमें था कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल। ध्यान से देखो, पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव सोल को कोगुलेट करना है और हमें ऑर्डर निकालना है फ्लोकुलेशन वैल्यू। वैल्यू मतलब अमाउंट, तो अमाउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन। अब इफेक्टिव आयन इसमें अनायन है, तो देखिए जरा वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? Cl नेगेटिव की। एक मिनट, कोगुलेटिंग फ्लोकुलेशन पावर, अच्छा पावर का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैलेंसी के। अब इस क्वेश्चन में पावर पूछा जा रहा था, तो सबसे ज्यादा पावर इसकी होगी जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। सोल पॉजिटिव है, पर उसको कोगुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट डाला, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो अनायन है वो कोगुलेंट है उसके लिए। तो इफेक्टिव आयन की वैलेंसी देखी जाती है ना, इस पॉजिटिव सोल के लिए इफेक्टिव आयन अनायन है, तो more the negative charge, more will be the power, less will be the value। तो क्वेश्चन में हमसे पावर पूछा जा रहा था, इसीलिए ये ऑर्डर हुआ। वैल्यू पूछा जाता तो ऑर्डर रिवर्स होता। 85 क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले 86।
हाँ जी 86 देखिए, ये था 1 मोल ऑफ AgI Ag, देखो AgI एंड Ag पॉजिटिव कैन बी इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज्ड। अब ये है कैटायनिक सोल और इसके लिए इफेक्टिव आयन क्या होगा, अनायन। इफेक्टिव आयन इज अनायन। सबसे ज्यादा वैलेंसी कौन से अनायन की है, फॉस्फेट की, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा इस पॉजिटिव सोल के लिए। उसके बाद आ जाएगा सल्फेट, देन NaCl और सिल्वर नाइट्रेट बराबर के, क्योंकि सेम चार्ज है अनायन पर। ये 86 क्वेश्चन समझ में आया। हाँ जी अगला क्वेश्चन नंबर, जल्दी बताएं। 89 था, लायोफोबिक कोलॉइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय, एक लायोफोबिक सोल है, अगर उसमें लायोफिलिक सोल डाल दें तो वो तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा ना, तो आंसर ये होगा ना, एडिंग लायोफिलिक कोलॉइड इट विल नॉट बी प्रेसिपिटाइज बिकॉज लायोफिलिक कोलॉइड्स आर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। हीटिंग से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डालने से हो सकता है, ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड डालने से हो सकता है, पर लायोफिलिक सोल डालने से नहीं हो पाएगा बिकॉज उसकी तो मीडियम के लिए अफिनिटी बहुत ज्यादा है। 89 के बाद ब्लड में बी प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो कोई उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट अंदर ही रहेंगे तो प्योरिफाई नहीं होगा ना। हाँ जी एनी अदर क्वेश्चन। 90th 98 98 95 95 का वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सोल डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब कोगुलेट करना है सोल को। कंडेंसेशन है, डायलिसिस है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन है। तो एडिशन ऑफ कंडेंसेशन तो यूज करते हैं हम, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ तो डिस्ट्रक्ट करना है, कोलाइडल स्टेट से खत्म करना है उसको, तो इलेक्ट्रोलाइट डाल के कर सकते हैं, इसीलिए आंसर सी है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डायलिसिस से प्योरीफाई होता है, कंडेंसेशन से प्रिपेयर होता है, और मेम्ब्रेन से पास होने पर कुछ नहीं होता क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन से तो इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, कोलॉइड तो वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ जी तो अगला 98 था। अब देखो गोल्ड सोल नेगेटिवली चार्ज है और उसके लिए इफेक्टिव आयन कौन है, कैटायन। इफेक्टिव आयन इज कैटायन और हमसे ऑर्डर पूछा जा रहा है वैल्यू का। अभी बताया मैंने, वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। इसका मतलब जिसकी वैलेंसी कम उसकी वैल्यू ज्यादा, तो सोडियम आयन, देन बेरियम आयन, देन एल्यूमिनियम आयन, देन टिन +4 आयन। अनायन को तो लेंगे ही नहीं हम क्योंकि अनायन तो इसके लिए इफेक्टिव आयन है ही नहीं। ये समझ में आया। 98 क्वेश्चन। सोल की क्या नेचर है, और जनरली सिल्वर गोल्ड ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि ब्रेडिंग आर्क मेथड से इसको बनाते हैं हम। हाँ जी 98 के बाद 112, उससे पहले है कोई 100 क्वेश्चन। 100 में भी यही था क्वेश्चन कि सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस का मतलब पावर। इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस फॉर कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, और फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पॉजिटिव सोल होता है। मैं बताया था ना, मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ये पॉजिटिव सोल है। अब इसके लिए इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस के लिए हमें क्या देखना है, इफेक्टिव आयन इज अनायन। अब अनायन में इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो अनायन होगा जिस पर चार्ज, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये -4 चार्ज है, इसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। सबसे सॉरी हाईएस्ट इसकी है ना, इंक्रीजिंग देना है, ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड वाला आएगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट।
then it is calcium sulfate, then SnCl4, क्योंकि हमें तो अनायनिक पार्ट को देखना था। तो इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर पर था, ये सेकंड नंबर पर था, और ये था हमारा थर्ड नंबर पर, और ये था फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 100 था। तो इसमें तुम्हारी एरर होती है इफेक्टिवनेस या वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। अगर इफेक्टिवनेस कम होगी तो हमें ज्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, राइट। अब अगला था 112। उससे पहले कोई 101, 101 में which is least effective to cause ferric hydroxide soul, flocculation of ferric hydroxide soul, वही पॉजिटिव सोल है। उसके लिए लीस्ट इफेक्टिव कौन होगा? जिसका अनायन नेगेटिवली चार्ज कम होगा, सबसे कम होगा। KBr -1 चार्ज है, हाँ उसका तो मैक्सिमम हो जाएगा। 101, 112 से पहले कोई 112, which of the following electrolyte would be most effective for arsenic oxide soul? आर्सेनिक का जो ऑक्साइड है ये नेगेटिव सोल होता है। आर्सेनिक के सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल्स के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के होते हैं। आर्सेनिक तो मेटलॉइड है ना। अगर ये नेगेटिव सोल है तो इसके लिए इफेक्टिव आयन पॉजिटिव आयन होगा, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट। 112 के बाद 117, 114 था। Which of the following is an electrolyte determine its stability to cause coagulation of soul? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेट करने की एबिलिटी को हम किससे चेक करते हैं? फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू। तो प्रेसिपिटेशन वैल्यू आ जाएगा ना। डिस्पर्जन टाइट्रेशन वैल्यू तो टाइट्रेशन के यूज करते हैं, गोल्ड नंबर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लायोफिलिक सोल की प्रोटेक्टिव पावर चेक करने के लिए, और प्रेसिपिटेशन वैल्यू कोगुलेशन पावर चेक करने के लिए। हाँ जी, 15 के बाद 118, 17। एलम्स प्योरीफाई मडी वाटर। एलम्स में एल्यूमिनियम आयन इफेक्टिव आयन है फॉर क्ले, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो मड जो नेगेटिवली चार्ज है उसको ये कोगुलेट कर देगा। तो ये है कोगुलेशन। ये मड की सरफेस पर अब्सॉर्ब नहीं होगा। ये मड जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज यूटिलाइज कर देगा। अगर इसकी सरफेस पर गया तो मड का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होते ही वो सेटल हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एल्यूमिनियम आयन है, कोगुलेट कर देगा उसको। हाँ जी, 117 के बाद 27, 127। इसमें था एन ऑयल सॉल्युबल डाई। ऑयल सॉल्युबल डाई हमने डाला इमल्शन में। वी ऑब्जर्व कलर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स कलर्ड हुई, इसका मतलब ड्रॉपलेट ऑयल थी। तो ये क्या हुआ? ऑयल एंड वाटर। अगर सारा सॉल्यूशन कलर्ड हो जाता तो मीडियम ऑयल होता। हमने यहाँ ऑयल सॉल्युबल डाई डाला है, तो जो डाई ऑयल में डिसॉल्व हो रहा है, अगर ऑयल डिस्पर्स फेज है तो बीच बीच में ड्रॉपलेट कलर्ड नजर आएंगी। अगर पूरा मीडियम ऑयल होता तो पूरा ही कलर्ड हो जाता। तो आंसर हुआ ऑयल एंड वाटर। ये 127 था क्वेश्चन। आगे ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट? रीजन असर्शन में 136 था। फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी इज नॉट अफेक्टेड बाय अ कैटलिस्ट। करेक्ट है ये? ना तो डेल्टा एच अफेक्टेड होता है कैटलिस्ट से, ना डेल्टा जी होता है। केपी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट चेंज बाय कैटलिस्ट, ये भी करेक्ट है। केपी केएफ बाय केबी है। कैटलिस्ट डालने से काइनेटिक्स में क्या था? केएफ का जितना इंक्रीज होता है उतना ही केबी का इंक्रीज होता है। तो रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज बाय अ कैटलिस्ट। आ गया? हाँ जी, फिर मोर देन वन 139 में था which of the following property not pertain to lyophobic soul? Uncertain, unstable, yes है। coagulation process is irreversible, ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट नहीं क्या है, बोथ न्यूट्रल एंड चार्ज, ये कभी न्यूट्रल नहीं होते, क्योंकि फोबिक को उस स्टेट में लाने के लिए चार्ज मस्ट है। इजी टू प्रिपेयर भी नहीं है, केमिकल मेथड से बनाए जाते हैं। सिंपल मिक्सिंग से फोबिक सोल नहीं बनाए जा सकते, क्यों? कोगुलेशन प्रोसेस इरिवर्सिबल, लायोफोबिक सोल हमेशा इरिवर्सिबल होता है, दोबारा नहीं बना सकते उसको। एक बार मीडियम से सेपरेट हो गए, फिर वही केमिकल मेथड ही यूज करना पड़ता है ना बनाने के लिए। ये फोबिक सोल के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, उसके लिए था। हाँ जी, 139 के बाद 143, 141 अनायनिक सरफेक्टेंट क्या होगा? देखो, सरफेक्टेंट जो सरफेस टेंशन कम करते हैं, ठीक है, और सरफेक्टेंट पर क्या चार्ज होगा ये डिपेंड करता है किस चेन पर वो पोलर और नॉन पोलर पार्ट लगा हुआ है। अब जैसे पहला वाला था C18H37 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तो कैटायनिक है, ये पार्ट सरफेक्टेंट होगा जिसपे पूरी लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की लगी हुई है, तो ये कैटायनिक हुआ। दूसरा था C15H31 COONA, सो ये पार्ट है, ये बनाएगा कोलाइडल, ये अनायनिक है, तो ये आंसर ये आ जाएगा। दूसरा ये दे रखा था R C6H4SO3 नेगेटिव, ये पार्ट है, ये भी अनायनिक है, डिटर्जेंट्स बनते हैं। लास्ट वाला फिर से क्वाटरनरी अमीन है, ये C16 था, C16H33 और 3 मिथाइल, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव कैटायनिक सरफेक्टेंट हुए और ये दोनों क्या हुए? अनायनिक सरफेक्टेंट। हाँ जी, ठीक है, वो 141 था ये। उसके बाद 142, 143 में था फ्यू ड्रॉप्स फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल में डाली, फेरिक हाइड्रोक्साइड में डाली, रेड कलर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इधर देखिए, हमने थोड़ी सी ड्रॉप्स डाली तो FeCl3 बना, ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया, और ये इलेक्ट्रोलाइट बचे हुए फेरिक हाइड्रोक्साइड पर अब्सॉर्ब हो गया, और अब्सॉर्ब होते ही इसने पॉजिटिव सोल बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसका रीजन क्या था? पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन था। प्रोटेक्टिव एक्शन तो नहीं कह सकते, ये पेप्टाइजेशन कहना ज्यादा बेटर होगा, तो आंसर सी होगा। नहीं, सी है ये, पेप्टाइजेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज पेप्टाइजेशन। FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट है, ये कोलाइडल स्टेट में नहीं होता, ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में ही ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ जी, अगला 144 क्या? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज डिसोसिएशन ऑफ आयन में तो कई डिसोसिएट हो जाते हैं, पर मेनली इसका रीजन कोलॉइड बनना है ना, या फैट को एमल्सिफाई करना है। डिसोसिएट इनटू आयन में तो हम कोई भी डाल देते, सोडियम एसिडेट भी डाल देते, उससे नहीं होता ना। 145 सेलेक्ट द 144 फंक्शन ऑफ गम अरेबिक, गम जो है लायोफिलिक सोल है, तो ये प्रोटेक्टिव एक्शन है इसका, तो इसमें आंसर सी आएगा, प्रोटेक्टिव एक्शन। आंसर विल बी सी, प्रोटेक्टिव एक्शन बीइंग लायोफिलिक सोल। अगला 145 which is correct, viscosity of lyophilic soul is much higher than the solvent, correct है ये, फिलिक में मीडियम में चेंज इंक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक सोल इज यूजुअली लो, लायोफिलिक सोल में तो चेंज ही नहीं होता सरफेस टेंशन या कोई भी प्रॉपर्टी, तो रॉन्ग है।
लायोफोबिक में कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, जितना पहले है उतना ही रहता है। लायोफोबिक सोल में मीडियम की सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, लायोफिलिक में चेंज होती है, क्योंकि मीडियम के अंदर घुस जाता है वो पार्टिकल, तो मीडियम को थिक भी कर देता है और सरफेस के ऊपर इकट्ठा होकर सरफेस टेंशन भी कम कर देता है। तो तीसरा था पार्टिकल्स ऑफ लायोफिलिक सोल कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लायोफिलिक में तो जरूरी नहीं कि चार्ज हो, दे मे बी न्यूट्रल। लायोफिलिक सोल तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं ना, तो ये भी करेक्ट नहीं हुआ सबके लिए। अब हाइड्रोफोबिक सोल कैन बी इजीली कोगुलेटेड, ये करेक्ट है, क्योंकि फोबिक सोल की स्टेबिलिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट और चार्ज होते हैं हमेशा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट डालने पर ये कोगुलेट हो ही जाते हैं। तो आंसर हुआ ए एंड डी। आगे ए नहीं आएगा, वो प्रोटेक्टिव एक्शन आएगा। अगला 151 था टेट्रा अल्काइल अमोनियम। क्वाटरनरी अमीन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, क्वाटरनरी अमीन अभी बताया था तुम्हें, एन पर ये चार्ज, तो ये कैटायनिक बनाएगा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये कैटायनिक सोल, पॉजिटिव सोल है 151। आगे पैराग्राफ 2 आ गया था, पैसेज 2। 153 टोटल एंट्रोपी ऑफ सोल। सोल बन रहा है ना, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कोई भी प्रोसेस हो रही है, उसकी टोटल एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज। जब माइसेल्स बने, एग्रीगेट हो गए, पर उसने क्या किया, हर पार्टिकल के अराउंड वाटर को तो सेपरेट कर दिया ना, तो वाटर की इंक्रीज हो गई। यस। अगला जल्दी बोले। 157 था soluble substance like calcium phosphate are held with colloid in blood. Listen, हमारा ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं होता? इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट हम कंज्यूम करते हैं फिर भी वो कोगुलेट नहीं होता। उसका रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर लो है, लायोफिलिक कैटेगरी का है हीमोग्लोबिन, गोल्ड नंबर लो होने से इसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है, तो ये जो फोबिक पार्ट उसमें प्रेजेंट है उसको कोगुलेट होने से रोकता है। इट इज ड्यू टू प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है कोलाइडल स्टेट में, वो फिलिक है, लायोफिलिक है। हाँ जी, हो गई।